हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग आपके क्लास नाइन्थ के साइंस बुक में चैप्टर 8 जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, उसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन। मोशन मीन्स कि किसी भी बॉडी का मूव करना, कहीं भी, यहाँ से वहाँ, कुछ भी। आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, गाड़ियाँ इधर उधर जा रही हैं, या बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, या पंखा घूम रहा है, या हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, यानी घूम कर हर जगह पहुँच रहा है बॉडी के हर हिस्से में, पार्ट्स में। इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर होता है, वो मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल्स, आयंस, बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। और हर एक चीज़ में मूवमेंट होता ही है। किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। जैसा कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जबकि सॉलिड में बहुत ही रेयर लेकिन नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है, वो अपने जगह पर ही हल्का सा वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता है वैसे वैसे हर चीज़ में मूवमेंट होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीज़ों में मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन जो होता है उसी की वजह से दिन रात होते हैं। हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली जो होता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। यानी हमारा अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, साथ में वो रिवॉल्यूशन भी करता है, इसलिए एक साल होते हैं। ठीक है, 365 डेज में ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है सन का। तो इस तरह से मोशन जो है हर जगह मौजूद है। कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, भले वो स्टैटिक लग रही होगी, रुकी हुई लग रही होगी, या रेस्ट में। रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, यानी जिसमें कोई मोशन ना हो, ऐसा हमको लगता है। लेकिन कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है एक्चुअली, अगर साइंटिफिकली देखा जाए। जैसे कि अर्थ अर्थ का रोटेशन या मोशन हम लोग को समझ नहीं आता है, क्योंकि अर्थ का जो मोशन का रेट है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट है। एक ही स्पीड, एक पार्टिकुलर स्पीड जो है अर्थ का, उसी के स्पीड से वो घूमता है। और हम लोग चूँकि उसकी सतह पर, तो उसके साथ ही उसी रेट से घूमते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि अर्थ रोटेट कर रहा है। हालांकि दिन रात होते हैं तो हमको पता चल जाता है, लेकिन ओवरऑल एक जो फास्ट रोटेशन या मूवमेंट देखते हैं वो हम लोग इसमें नहीं देख पाते, क्योंकि अर्थ के जो साइज है उससे हम लोग कई गुना, कई लाखों करोड़ों गुने छोटे हैं। और साथ में सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे हैं वो अर्थ के साथ ही मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमको वो मोशन पता नहीं चलता है। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लाइफ में चारों तरफ या कुछ भी चीज़ों में मोशन होता ही रहता है। जैसे ये रेडियो वेव्स होती हैं, या जो भी सेटेलाइट से आती हैं रेडिएशन, या जो फ्रिक्वेंसीज़ की रेडिएशन आती हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, ये सारी जो हैं इन सब में मूवमेंट होता है। तभी हम लोग अलग अलग चैनल देख पाते हैं। ठीक है, अगर उनमें उनका मूवमेंट रुक जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए, तो फिर हम लोग को नहीं दिखाई देगा, या फ़ोन का कनेक्शन नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा। तो यानी हर जगह मोशन है। अगर हम लोग ध्यान दें तो सभी चीज़ों में मोशन है, और ध्यान न दें तो हमको लगेगा कि सब कुछ रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो ये हो गया मोशन, कि मोशन जो है हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हर जगह ये पाया जाता है। अब जैसे कि एक होता है रिलेटिव रिलेटिव मोशन। एक वर्ड होता है रिलेटिव, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट मतलब आदर नहीं, किसी से कंपैरिजन करते हुए। जैसे कि आप अगर रोड पर खड़े हैं और आपके सामने से कोई गाड़ी जा रही है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर, कोई भी, तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति, आपको लगेगा कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, और वो अगर आपको देखेगा गाड़ी चलाते हुए तो लगेगा कि वो रुका हुआ है, और आप मूव कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं, वो रुका हुआ है। तो इस तरह से रिलेटिव मोशन भी होता है। यानी कोई चीज़ हमको आभास होती है, ऐसा एज्यूम, ऐसा लगता है, एक्चुअली में वो होता नहीं है, लेकिन वो रिलेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मोशन में है, तो हमको रुकी हुई चीज़ भी मोशन में लगती है। ये आप लोग पहले भी थोड़ा इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ स्टेशनरी है, एक मूवमेंट में है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूवमेंट वाले को लगेगा कि वो चल रही है, और मूविंग ऑब्जेक्ट को लगेगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पीछे जा रही है, वो भी मूव कर रही है। तो इस तरह का हम लोग मोशन देखते हैं, जो कि एक्चुअली में मोशन नहीं है। कोई एक ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है, दूसरा ही चल रहा है। तो इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं, यानी दूसरे के रिलेशन में, दूसरे के कंपैरिजन में एक चीज़ मूव कर रहा है, ऐसा आभास होता है।
हालांकि दोनों में से कोई एक ही मूव करता रहता है। तो जैसे रोड पे चलते हैं आप गाड़ियों से, तो रोड पे जो बैरिकेडिंग या बीच में होता है बॉर्डर, तो उसमें पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, तो गाड़ियाँ जब चलती हैं तो पौधे पीछे जाते हैं, तो आपको लगेगा पौधे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पौधे तो वहीं पर है अपने पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पर है, ठीक ना। तो ये सब रिलेटिव मोशन की वजह से हमको ऐसा आभास होता है, क्योंकि हम लोग अपने मोशन से उसको कंपैरिजन करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो हमको लगता है कि वो भी मोशन में है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सबसे सिंपल जो मोशन होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन में, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी कोई चीज़ सीधा चल रहा है, ठीक है। तो कोई किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में हो रहा है, तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। जैसे सनलाइट होती है या कोई भी लाइट होती है, वो स्ट्रेट पड़ती है, वो कभी भी अब टेढ़े मेढ़े या रैंडम पाथ सेलेक्ट नहीं करती है। दैट्स वाई उसके सनलाइट का जो सन का जो लाइट है उसका मोशन रेक्टिलिनियर हो गया। इसी तरह जो कोई गाड़ी चला रहा है रोड पर सीधा ही चलाएगा, ऐसे ऐसे इधर उधर तो करेगा नहीं, तो मोस्टली रेक्टिलिनियर मोशन उसको किया जाएगा, क्राउड वाले एरिया को छोड़ करके। जब क्राउड वाला होगा तो हो सकते हैं कुछ लोग ट्रैफिक के रूल को फॉलो ना करके गाड़ी को इधर से उधर मूव कराएं, मोस्टली वो रेक्टिलिनियर ही हुआ, क्योंकि रोड सीधा ही बना है तो गाड़ियों को सीधा ही चलना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना है। तो इस तरह से रेक्टिलिनियर मोशन जो सबसे सिंपल है समझने के लिए, कि स्ट्रेट पाथ में कोई सीधे रास्ते पे चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मूवमेंट उसमें हो रहा है। फिर होता है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, यानी जैसे एथलीट्स होते हैं जो रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन, वो एक सर्कल के अराउंड दौड़ते रहते हैं और टाइम बीतता जाता है। मोशन तभी काउंट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ट्रेवल करे, साथ में टाइम भी लैप्स हो। अब ये तो जाहिर सी बात है कि टाइम लैप्स होगा, बिना टाइम लगे कुछ भी चीज़ें होती नहीं है, तो टाइम भी लगेगा, साथ में डिस्टेंस भी कवर होगा। अब वो डिस्टेंस किस पाथ में हो रहा है, किस रास्ते में, सीधे रास्ते में हो रहा है तो रेक्टिलिनियर, सर्कुलर रास्ते में हो रहा है तो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे। और कुछ होता है जो फिक्स टाइम इंटरवल पे होता है, जैसे पेंडुलम इधर से इधर से इधर से इधर ऐसे करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, यानी फिक्स टाइम पर इधर से इधर रोटेशन हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे मोशन होते हैं जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे मिलिट्री के पर्सन्स होते हैं, जो परेड वगैरह होती है रिपब्लिक डे पे, या जो होता है हमारा 15 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, तो उन दिनों पे आप देखेंगे कि सारे जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के या जो भी, वो परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, एक लय में, एक कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन जो होता है, एक फिक्स टाइम पर उनका हाथ ऊपर उठता है नीचे आता है, तो एक इसका एग्जांपल हो गया पीरियोडिक मोशन का या ऑसिलेटरी मोशन, यानी ये फिक्स टाइम पर उनका हाथ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है एक साथ। तो ये सब भी मोशन के एग्जाम्पल है। तो यानी लाइफ जो है पूरा मोशन से भरा हुआ है, अगर हम लोग सोचें और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। अब उसके बाद कुछ एक्टिविटी दी है आपके बुक में, जिसको देखते हैं हम लोग। ये पहला एक्टिविटी है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। मतलब कह रहा है कि आपके जो घर की दीवार है, आपके क्लास की दीवार है, क्या वो मोशन में है कि रुकी हुई है। अगर हम लोग अर्थ के मोशन को नेग्लेक्ट करें तब तो वो रेस्ट पर है, क्योंकि वो वॉल जहाँ है वहीं रहेगी, किसके नहीं। लेकिन अगर अर्थ का मोशन देखा जाए तो हर चीज़ मोशन में है, ठीक ना, क्योंकि अर्थ के साथ सब कुछ उसी के स्पीड से मूव कर रही है, इसलिए सबका पोजीशन जैसे का तैसा लगता है हमको। तो अर्थ के मोशन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं अधिकतर, क्योंकि उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें मोशन में है, तब तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बोल ही नहीं पाएंगे कि ये रेस्ट पे रुका हुआ है और ये चल रहा है। तो इसीलिए अर्थ के मोशन को अधिकतर केसेस में हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें रेस्ट में, कुछ चीज़ें रुकी हुई है, कुछ चीज़ें मोशन में। तो यहाँ दीवार जो होगी, वॉल जो होता है किसी भी रूम का, चाहे वो क्लासरूम हो, आपका रूम घर का हो, वो रेस्ट पर है, रुका हुआ है। फिर दूसरा एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 8.2, हैव यू एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। बोल रहा है कि एक एक्टिविटी, क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जो है चल रही है,
जबकि वो ट्रेन रुकी हुई है। कभी ऐसा महसूस किया है? हाँ, तो आप कह सकते हैं कि शायद आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं महसूस किया है। यस, महसूस किए होंगे तब, जब आपके जिस ट्रैक पे आपका ट्रेन है उसमें आप बैठे हैं, वो नहीं चली है, उसके बगल वाली ट्रेन चलने लगी है, तो आप खिड़की में से देखेंगे तो लगेगा कि आपकी ट्रेन दूसरी डायरेक्शन जा रही है और वो दूसरी डायरेक्शन में, जबकि ट्रेन कोई एक ही चल रही है उस समय। तब आपको महसूस होगा कि हाँ, कि ट्रेन आपका मूव कर रहा है, जबकि आपका ट्रेन तो रुका हुआ है, दूसरी वाली ट्रेन निकली है। ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी या डेली लाइफ में आप मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और मोशन को समझ सकते हैं, जिसमें रिलेटिव मोशन और बहुत सारे मोशन के टाइप्स होते हैं। अब हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग द मोशन, यानी मोशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं कि मोशन के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ठीक, क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यानी जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि आपका स्कूल 10 किलोमीटर है, तो आप कहाँ से वो कैलकुलेट करते हैं कि 10 किलोमीटर है? स्टेशन से या हाईवे से, कहाँ से? तो जहाँ से आप कंपेयर करेंगे अपने स्कूल का डिस्टेंस या अपने घर का डिस्टेंस, वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, यानी ओरिजिन पॉइंट, यानी वहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपने स्कूल या घर की दूरी। तो अगर बोला जा रहा है कि आपका स्कूल 10 किलोमीटर है, तो आप जाहिर सी बात है सिंपली बोलेंगे कि आपके स्कूल 10 किलोमीटर आपके घर से है, तो यानी आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? घर। ठीक है, घर से लेकर स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। तो योर हाउस इज अ reference point. From with the help of that you can calculate the distance between your home and your school. ठीक है। तो ऐसे रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप किसी और शहर में जा रहे हैं, तो उसका मान लीजिए डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो आप कहाँ से मेजर करेंगे? अपने शहर के स्टेशन से उस शहर के स्टेशन तक। ठीक है। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी दूरी है। ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट लेना या होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम लोग किसी भी डिस्टेंस को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते या डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कि जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि सीधे रास्ते पर जो मोशन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है समझना, कोई चीज़ सीधे रास्ते पे चल रही है। ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग दो चीज़ों को समझ लेते हैं इस पॉइंट के पहले। वो पॉइंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, बारी बारी से इन दोनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट हैव डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे वैल्यूज़ जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी उसकी केवल मात्रा हो या संख्या हो, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक। अभी इसको मैं समझाऊंगा। फिर दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी, यानी दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझना हो तो डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आप गए। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ओरिजिन है और ये आपका स्कूल है मान लीजिए। ठीक। तो इसमें क्या होगा? एक मिनट, ये मान लीजिए आपका होम है और ये स्कूल है। तो होम से स्कूल के बीच में क्या है? कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। अब ये जो इस कोई आप अपने होम से, घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर ट्रेवल करके। ठीक। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस।
जब आप कोई दूरी तय करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई दो पॉइंट के बीच में आप मूव करते हैं तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। द गैप बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी वही रास्ते का लंबाई जो दो बिंदुओं के बीच में हो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। वो दो बिंदु कुछ भी हो सकते हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट, आपका जो मेन जहाँ से आप जा रहे हैं और जहाँ आपको पहुँचना है। तो यहाँ पे होम से लेकर स्कूल तक का 5 किलोमीटर है। तो घर से हम लोग स्कूल गए 5 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस में कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो 5 जो हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब, या हम लोग डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं, बस घर से स्कूल जा रहे हैं। ठीक। अगर हम लोग इसको तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, बस हम लोग मेजर कर रहे हैं कि घर से हमारा स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर हम लोग इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें कि मैं क्या किया, घर से स्कूल गया 5 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आया, फिर 5 किलोमीटर लगा। तो अगर ओवरऑल केवल डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में तो डायरेक्शन काउंट होता नहीं है। तो 5 किलोमीटर जाने में लगा, 5 किलोमीटर आने में ना। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर। लेकिन जब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर गया और वापस 5 किलोमीटर आ गया, यानी उसका नेट ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अपने घर से, वो कितना डिस्प्लेस हुआ, 0 किलोमीटर। क्योंकि जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया अपने इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, अपने घर से निकला तो घर पे वापस आ गया। तो 5 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन। 5 किलोमीटर गया राइट डायरेक्शन में और 5 किलोमीटर आया लेफ्ट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन माइनस लेफ्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे डायरेक्शन लेंगे वहाँ पे वैल्यूज़ जो है क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या जीरो भी हो सकते हैं। ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। जबकि स्केलर क्वांटिटी में हमेशा क्या वैल्यू आएगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि उसमें डायरेक्शन लेना नहीं है। और जब डायरेक्शन लेंगे नहीं तो हमारा वैल्यू न जीरो होगा न नेगेटिव होगा, केवल प्लस रहेगा। तो ये डिफरेंस है कि डिस्टेंस जो हो गया वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है कि कितना वैल्यू वो हो रहा है ओवरऑल। और जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा हमारा जो हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ले रहे हैं। अब डायरेक्शन को समझने के लिए एक बार एक और समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग ईस्ट वेस्ट वगैरह बनाते हैं पेपर पे, ऑन पेपर। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है। तो अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो माइनस, राइट में जाते हैं तो प्लस, लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस। ये आप इंटीजर चैप्टर्स में मैथ्स में पढ़े होंगे क्लास 8th में। ठीक है। तो वही डायरेक्शन का वैल्यू या साइन को हम लोग अडॉप्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। तो जहाँ भी डायरेक्शन रहेगा वहाँ पे वैल्यूज़ प्लस माइनस होंगी। और प्लस माइनस जो केसेस होते हैं तो वहाँ पे आंसर जीरो भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी। लेकिन डिस्टेंस के मतलब स्केलर क्वांटिटी के केस में क्या होगा, वहाँ पे कोई डायरेक्शन को हम लोग को काउंट ही नहीं करना है, बस ओवरऑल वैल्यू देखना है टोटल। तो वहाँ पे हमारा वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस और जीरो भी। ठीक ना। तो ये हो गया हम लोगों का स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज ये अगला जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता, जो यहाँ पे दिया हुआ है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक। तो अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड लेता है, केवल उसको वैल्यू को लेता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या लेता है, मैग्नीट्यूड भी लेता है और साथ में डायरेक्शन भी। और जब डायरेक्शन होगा तो वैल्यूज़ घटेंगी या बढ़ेंगी। तो इसी को समझाया है इस टॉपिक में। आइए इसको समझते हैं। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें समझाया है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ओ पॉइंट है, ओ से ए तक
एक डिस्टेंस कोई ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी है वो, घर से फैक्ट्री, किसी का जॉब प्लेस, किसी का स्कूल, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं। अब कोई यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक गया, कोई यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक, 0 से 60 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 60 किलोमीटर। ठीक है, उतने इतना इतना दूरी तय किया उसने। फिर वापस वो वहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ओ से ए गया, ओ से ए, फिर वापस ए से बी तक पहुंचा, बी पॉइंट, ओ से ए पॉइंट, फिर ए से यहाँ बी पॉइंट तक पहुंचा। ठीक, तो अगर डिस्टेंस को देखेंगे तो कोई तो वैल्यू माइनस नहीं होगा, तो ओ से ए 60 किलोमीटर और ए से बी, बी को हम लोग काउंट करेंगे डिफरेंस के आधार पे, 5-5 का गैप है, तो 5, 10, 15, 20, 25, यानी 60 प्लस 25, बी पॉइंट पे अगर रिवर्स जाएंगे तो 25 पॉइंट, तो लगभग 85 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ओवरऑल कितना उसने कवर किया ऑब्जेक्ट ने, 85 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे डायरेक्शन का खेल शुरू होगा, यानी डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ गया ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ए पॉइंट तक, फिर ए से आया बी तक। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट का एक और भी रूल होता है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे कम दूरी जो होती है, या रेफरेंस पॉइंट से सबसे कम दूरी जो होती है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ओ से ए गया ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़, और ए से बी आया, तो अब हम लोग यहाँ बी से ओ का दूरी देखेंगे तो कितना है, 0 to 35, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 35 किलोमीटर। ठीक ना, समझ में आ रहा है? यानी डिस्टेंस मतलब जितना भी दूरी चल रहा है सबको काउंट कर जाना है, सबको ऐड करते जाना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि सबसे कम दूरी देखेंगे, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पहुँच गया है वहाँ से और उसके स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका एक और हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये 2 किलोमीटर चला, फिर इधर 5 किलोमीटर चला, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले वो ईस्ट में चल रहा था, फिर नॉर्थ में चलने लगा, फिर बाद में क्या हुआ, वो अब नहीं, एक मिनट, हाँ, तो अब पूछा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस कितना उसने कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की जब बात होगी तो क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल जितने दूरी चला है सबको बस ऐड करना रहता है, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 7 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट, सबसे शॉर्ट रूट, सबसे शॉर्टकट रास्ता जो होगा, जिससे इनिशियल पॉइंट्स उसके यहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। ठीक, तो ये हमको बताएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझ में आ रहा है? जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि सबसे छोटी दूरी या सबसे शॉर्टकट दूरी जो उसके इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो चला है ऑब्जेक्ट, कोई भी गाड़ी या कुछ भी, और जहाँ तक एंड में पहुँचा है। अब यहाँ इसमें हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से चला था, यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। ठीक, तो यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ से और यहाँ की दूरी सबसे कम है ये वाली ना, तो इसीलिए हम लोग ये ग्रीन लाइन से समझे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ग्रीन लाइन शो कर रहा है। तो ये हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू, तो हमको पता चल जाएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, उसकी हेल्प से ये x को हम लोग निकाल सकते हैं। और x निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो यही इन्हीं चीज़ों को
बुक में इस टॉपिक में समझाया गया, सॉरी। ठीक, जैसे कि मैंने बोला था, एक मिनट, जैसे कि मैंने बोला था कि जो वेक्टर क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। वही इसमें समझाया गया है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट गया 0 to 60 किलोमीटर, और फिर 60 ए पॉइंट तक, और ए पॉइंट से फिर वापस ओ तक। तो 60 गया और 60 वापस आ गया, तो 60 माइनस 60, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 ना। तो ये होता है कि नेट उसका डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि डायरेक्शन वाइज वो दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार जा रहा है उधर, एक बार उधर से आ रहा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, और डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो दोनों वैल्यूज जो होंगे उसके माइनस हो जाएंगे, और चूँकि इक्वल हैं तो कुछ भी रिजल्ट बचना नहीं है, नेगेटिव बचेगा ना पॉजिटिव, अल्टीमेटली जीरो। तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक में समझाई गई हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें बस यही ध्यान देना है कि वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन जहाँ काउंट हो रहा है वहाँ पर आंसर जो होंगे वो नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो में आएंगे, जबकि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब देखते हैं, अब क्या किया है कि आपको कुछ एक्टिविटी दिया है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का समझाया है कि स्केलर क्वांटिटी का कैसे मेजरमेंट करेंगे और वेक्टर क्वांटिटी का कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये इस एक्टिविटी में बोला है कि आप कोई रस्सी ले लीजिए और स्केल, एक नापने वाला स्केल ले लीजिए, ठीक है। वो फ्लिप करने वाला मीटर स्केल ले सकते हैं जो लंबी दूरी के लिए नापा जाता है, और फिर आप रूम के एक एक वॉल से, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाइए, अपोजिट कॉर्नर में जाइए, और जाने के बाद उसको मेजर करते रहिए मीटर स्केल से, ठीक है। जो फ्लिप वाला होता है रिबन शेप का, उससे मेजर करिए, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसको कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपने रूम के इधर से ऐसे चला, ये कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर है, फिर यहाँ चला, तो मीटर स्केल से यहाँ की दूरी नाप लेंगे, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो आप उस कॉर्नर से इस कॉर्नर जहाँ से स्टार्ट किए उसके बीच में स्केल लेंगे, वो जो मीटर स्केल है रिबन शेप का, और उससे नाप लेंगे, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट बता देगा, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा रास्ता है जहाँ से आप ट्रेवल करना शुरू किए थे और जहाँ पर आपने एंड किया था जिस कॉर्नर में रूम के। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। उसी तरह उसी तरह इसमें आगे जो एक्टिविटी दिया उसमें समझाया है कि बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं, गाड़ियाँ, उसमें एक मीटर लगा होता है, ओडोमीटर, जो डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट चला उसको बताता है कि कितना ज़्यादा वो डिस्टेंस चला है। या स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड नापता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, वो किस समय कितना स्पीड एक्वायर की है, किस समय किस स्पीड से चल रही है मतलब, और डिस्टेंस भी बताता रहता है, ओवरऑल गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है। तो ये सब चीज़ें हमको हेल्प करती है बताने में कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है गाड़ी की, जिस चीज़ से हम लोग चल रहे हैं, अगर उसमें वो डिवाइस लगा है तो। अब हम लोग आते हैं, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स। इसमें से एक क्वेश्चन सेकंड वाला बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा ये लेंदी है, जब मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा आप लोगों को तो उसमें ये समझा दूंगा। फिलहाल और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे जैसे क्या है ये पहला वाला, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट है, वही बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कहीं पे गया, मूव किया, ठीक। तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो यस, हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया और मूव करके वापस आ गया तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से चला था, मान लो आप कहीं से चले, कुछ किलोमीटर गए, मान लीजिए 2 किलोमीटर, वापस 2 किलोमीटर से अपने जहाँ पे चले तो वहीं पे आ गए, तो जीरो हो जाएगा। तो यस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक। और उसके लिए वही बोला है कि कोई एग्जांपल से आप समझाइए।
तो एग्जाम्पल में आप कोई गाड़ी या कुछ भी केस बोल सकते हैं कि आई एम ट्रेवलिंग ऑन माई बाइसिकल टू टू द स्कूल and the distance between the school and my home is 5 kilometer. I in the morning I have reached the school, and after school time is over I return back to my home. So overall the distance traveled by me is 10 kilometer, and the displacement will be 5 kilometer minus 5 kilometer is equal to 0. ठीक, तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं इजीली कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है जब कोई चीज़ मूव की है। उसके बाद ये जो तीसरा है, इसमें बोला है कि क्या इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन कौन सी चीज़ें ट्रू हैं। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, ये तो पहले ही रॉन्ग है। हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो क्या होगा कि वो जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है वैल्यू उसका, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में जो भी टर्म्स क्वांटिटी आएंगी, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या आगे आप लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, काफ़ी होते हैं क्वांटिटी, वो सभी जीरो भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो ये पहला रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, और बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा, यानी जो हम लोग टोटल करेंगे, काउंट करेंगे, वो डिस्टेंस से कम होगा, सॉरी डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। तो ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट का सीधा सा मतलब हम लोग समझते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम दूरी जो कोई ऑब्जेक्ट चली है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे हम लोग कोई मुड़ते हुए कहीं गलियों से घूमते हुए जा रहे हैं किसी रास्ते पर, तो सारा कैलकुलेट होगा, एक एक किलोमीटर कितना मीटर हम लोग चले, सारा काउंट होगा। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टकट रास्ता देखेंगे कि जहाँ पे पहुँच गए हम लोग चलते चलते, वहाँ से अपने घर पे आने के लिए जहाँ से भी चले हम लोग, उसका सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्टेंस से वो कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो ये भी गलत दिया है टर्म, यानी दोनों ही ये चीज़ें डिस्प्लेसमेंट के बारे में गलत दी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, इक्वल। अगर इसको इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखें तो इसका मतलब होता है इक्वल या सेम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। दैट मीन्स an object which is covering equal distance in equal interval of time, that that type of motion is acquired by that object is known as uniform motion। जैसे कि मान लीजिए इसमें एग्जांपल में दिया है कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चली है, मान लीजिए 50 किलोमीटर, इसमें 50 किलोमीटर दिया है। अगले अगले घंटे में मान लीजिए आपने जो अपना टूर या ट्रेवल स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की 9 बजे से, 9 से 10 के बीच में वो 40 किलोमीटर चला या 50 किलोमीटर। फिर 10 से 11 के बीच में फिर अगला 50 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर हो गया। फिर 11 से 12 के बीच में फिर 50 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर 3 घंटों में हो गया। यानी हर घंटे वो 50 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है, यानी हर घंटे वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी उसका एक जो टाइम है वो भी फिक्स है, और डिस्टेंस जो ट्रेवल कवर कर रहा है वो भी फिक्स है। तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, जहाँ पे टाइम, एक फिक्स टाइम पर फिक्स जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कोई भी उसमें ज़्यादा या कम नहीं हो रहा है। ठीक, अब दूसरा आता है, दूसरा जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म यानी नेगेटिव उसका, यानी जो यूनिफॉर्म ना हो, यानी जो इक्वल या सेम ना हो। ठीक ना, इक्वल या सेम ना हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसका अर्थ ये है कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम भले लेते जा रहा है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर नहीं कर रहा है। कभी पहले घंटे में 40 किलोमीटर गाड़ी चला, फिर आगे हो सकता है बहुत क्राउडेड है, भीड़ है, ट्रैफिक जैम है, तो वो 10 किलोमीटर ही चला। तो दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर चला।
फिर तीसरे घंटे में थोड़ा सा खाली मिला तो थोड़ा स्पीड उसका बढ़ा, 40 किलोमीटर हो गया। फिर चौथे घंटे में 60 किलोमीटर हो गया, एकदम हाईवे मिल गया, या 70-80 किलोमीटर हो गया। तो यानी उसकी स्पीड जो है हर घंटे चेंज हो रही है। टाइम तो फिक्स है कि हर घंटे का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसका स्पीड, हर घंटे में उसका देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस कवर करने का रेट है वो बहुत ही इनडेफिनिट है, फिक्स नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर, ट्रैफिक जैम एंड अदर फैक्टर्स। ठीक ना। इसलिए इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यहाँ पे फिक्स टाइम पर फिक्स डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। अब एक एक्टिविटी दिया है जिसका टेबुलर डाटा यहाँ पे दिया हुआ है 8.1। तो इस एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी इसमें टेबल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी गाड़ी या कुछ भी चल रही है, वो 9:30 बजे सुबह, यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, यहाँ 9:30 बजे सुबह दो गाड़ियाँ हैं मान लीजिए, एक ए है और एक बी नाम से, दोनों का डाटा यहाँ, ये ए ये बी दोनों का दिया हुआ है। 9:30 बजे पहले ए का देखते हैं, वो 10 मीटर चला। फिर अगले 15 मिनट बाद वो 20 मीटर चला, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगले 15 मिनट बाद 10 बजे यानी वो 30 पे पहुंच गया, यानी और 10 मीटर वो बढ़ गया। और उसके बाद हाँ, तो हर 15 मिनट में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ए गाड़ी है, ए नाम की, या कोई भी जो चला रहा है ए नाम का, उसका जो हर 15 मिनट में वो 10 मीटर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उसका देखेंगे तो टाइम फिक्स है और उस टाइम पे वो डिस्टेंस भी उतना ही कवर कर रहा है। तो ये ए वाला जो एग्जाम्पल हो गया, ए नाम की जो गाड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। वो फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हर 15 मिनट में 10 मीटर आगे बढ़ रहा है। ठीक। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब बी का देखते हैं, बी में क्या केस है। बी में देखेंगे कि 9:30 बजे वो 12 मीटर पे था। फिर 15 मिनट बाद 9:45 पे वो 19 मीटर पहुंचा, यानी कितने मीटर का फ़र्क हुआ, 7 मीटर वो आगे बढ़ा 15 मिनट के गैप पे। फिर अगले 15 मिनट पे यानी 10 बजे वो 23 मीटर पहुंचा, यानी केवल 4 मीटर आगे बढ़ा। यानी पहले वो 15 मिनट में 7 मीटर बढ़ा था, फिर अगले 15 मिनट में वो 4 मीटर ही आगे बढ़ा, यानी कम हो गया, डिस्टेंस कम कवर किया। यानी कोई ऐसा केस होगा, क्राउड या ट्रैफिक या कुछ भी अदर रीजन होगा जिसकी वजह से वो कम दूरी ट्रेवल करा। फिर उसके अगले 5-15 मिनट बाद देखेंगे तो 35 हो गया, 35 यानी लगभग 12 मीटर बढ़ गया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या कर रहा है कि टाइम तो फिक्स है, हर 15 मिनट का हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस ट्रेवल जो है इरेगुलर है, इनडेफिनिट है। यानी वो एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है, फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है, कभी कम आ रहा है तो कभी ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो बी व्हीकल है या बी जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन में है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये फिक्स टाइम पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल 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 डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट ए, जबकि बी वैसा नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं एक टेबुलर डाटा से कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, गाड़ियाँ होती हैं या कुछ भी, वो यूनिफॉर्म मोशन एक्वायर करती हैं या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद अब अगला पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है। उसमें दो पिक्चर्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है क्रिकेट मैच का, उसमें बॉलर की स्पीड ये नीचे बनी हुई है, दिखाई दे रही है डैशबोर्ड पे। और एक दिखाई दे रहा है कि गाड़ियाँ चल रही हैं रोड के किनारे, स्पीड लिमिट लिखा है कि कितने स्पीड से किस गाड़ी को इस रोड पे से चलना है। एक स्पीड लिमिट दिया रहता है प्रिकॉशन के लिए या कॉशन के लिए, सावधानी के लिए, नहीं तो दुर्घटना या कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या हो रहा है कि इसमें
बॉलर का स्पीड जो दिया हुआ है 143 किलोमीटर पर आवर, या बहुत सारे 6 बॉलें एक ओवर में कर रही है, उसका अलग अलग स्पीड दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि यानी जिस गति से वो फेंक रहा है वो अगर प्रति घंटे हर घंटे के हिसाब से देखें तो 1 घंटे में उतना उतना दूरी वो ट्रेवल करेगा। कितना? 143 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उसकी स्पीड को दिखा रहा है। तो रेट ऑफ मोशन इज नॉन एज स्पीड। रेट का मतलब होता है समय। समय के रिलेशन में कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड जो होता है हर चीज़ का अलग अलग होता है। यानी कोई भी चीज़ एक निश्चित समय में पार्टिकुलर टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकती है कुछ चीज़ें एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है उनकी क्षमता पर, उनकी पावर पे कि वो कितना चल पा रही हैं, कितना दूरी ट्रेवल कर रही हैं, कितने समय में। ठीक है, तो इसलिए इसमें दिया हुआ है कवर डिस्टेंस सम ऑफ देम। कुछ फास्ट मूव करती हैं, कुछ स्लो मूव करती हैं, और कुछ क्या होती हैं एक सेम स्पीड से भी मूव कर सकती हैं, जिनको कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। ठीक है, कि दो गाड़ियाँ चल रही हैं, दोनों का स्पीड सेम इक्वल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेयर केस है। अधिकतर क्या होता है कि सबकी स्पीड अलग अलग होती है। कुछ बहुत तेज़ी से चलती हैं, किसी को बहुत जल्दी है तो गाड़ी बहुत तेज़ी से चला के ले जा रहा है अगर रास्ता खाली है। और कोई किसी को कोई काम नहीं, आराम से जा रहा है, वो घूमते फिरते पूरा इधर उधर देखते हुए जा रहा है रोड पे, तो आराम से गाड़ी चला रहा है, तो उसकी स्पीड स्लो होगी या नॉर्मल होगी। तो ये डिपेंड करता है पर्पज़ और कैसा नीड है उस पर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसको कैसे यूज कर रहा है, उसको उसकी स्पीड कैसे बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ठीक, और साथ में उसके इंजन की क्षमता पर, अगर कोई व्हीकल है या नीड जिसकी जरूरत जैसी ज़रूरत है उसके आधार पे उसका स्पीड ज़्यादा या कम हो सकता है। अब स्पीड का फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी से लिख रहा हूँ, अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी किसी चीज़ का स्पीड या गति निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वो वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी चला है और उस दूरी को चलने में उसने कितना समय लिया है, उससे डिवाइड कर देंगे। उसने कितनी दूरी चली डिवाइडेड बाय उसने कितना समय लिया, तो ये हमको क्या दिखा देगा, स्पीड। और स्पीड का यूनिट जो होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो ये तो एक एसआई यूनिट हो गया जिसको मैंने बताया, ये एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। हर एक क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो ऐसे तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर मिनट या बहुत सारे यूनिट में दिखाया जा सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, जिसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, अब स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में स्केलर और वेक्टर का वो आ जाता है कंडीशन। ठीक ना, तो आइए समझते हैं। ये स्पीड, ठीक, और ये है वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको इजीली आप लर्न भी कर सकते हैं, एस से स्पीड, एस से स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, इस खास केस में ऐसे याद कर सकते हैं अगर आप बुला रहे हैं तो वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई चीज़ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कुछ समय ले रही है, यानी स्पीड चली जा रही है, तो उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। ठीक, सिंपली। लेकिन अगर उसके स्पीड में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया, अगर बोलेगा कि मान लीजिए अ बॉय इज रनिंग फ्रॉम हिज होम टू द प्लेग्राउंड, a boy is running from his home to playground which is 20 meter far from his home, and it takes approximately 10 10 second or 20 second to reach there। ठीक है, कि एक बच्चा दौड़ के जा रहा है अपने घर से खेल के मैदान में, उसके घर के बगल में है,
जो कि 20 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर यानी बहुत पास में ही, और उसको 20 सेकंड लगता है जाने में, ऐसा कोई मान लीजिए केस है। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड क्या होगा आप देख लेते हैं करके, कि एक बच्चा है, उसके पड़ोस में मान लीजिए 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर, ज़्यादा दूरी नहीं होती है 40 मीटर, 40 मीटर दूरी पर एक प्लेग्राउंड है, तो अपने घर से हो गया, ठीक। तो उसकी दूरी डिस्टेंस क्या होगी, 40 मीटर, फिर डिवाइडेड, फिर उसके बाद, और उस प्लेग्राउंड में पहुंचने में वो कितना समय ले रहा है, 20 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब हम लोग इन नंबर को फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। जीरो से जीरो कट गया ऊपर नीचे, या 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यानी स्पीड क्या आ गया उस बच्चे का प्लेग्राउंड में पहुंचने का, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, क्लियर, क्लियर है। तो इस तरह से स्पीड निकल गया। लेकिन अगर वो बोले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस ला दे कि एक बच्चा है जो अपने घर से मैदान में, प्लेग्राउंड में जाता है खेलने, और उसका प्लेग्राउंड जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन ऐसा कुछ इंक्लूड कर दे, ठीक, कि अ बॉय इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन नियर बाई प्लेग्राउंड विच इज नॉर्थ टू इट्स होम, यानी उसके घर से नॉर्थ की डायरेक्शन में प्लेग्राउंड है, और वो 100 मीटर दूरी पे है मान लीजिए, और 100 मीटर मान लीजिए वही सेम लेते हैं कि 40 मीटर दूरी पे है और उसको समय लग रहा है 20 सेकेंड। सब कुछ सेम है, बस उसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया है। तो जब डायरेक्शन इंक्लूड हो गया क्वेश्चन में, तो वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो वेलोसिटी हो गया, ठीक। और यहाँ डायरेक्शन नहीं था, केवल वैल्यूज थे, तो वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी यानी कि स्पीड, ठीक ना। तो अब उस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे बोल देगा कि इस डायरेक्शन में उसको, वो जा रहा है दौड़ते हुए प्लेग्राउंड की तरफ, इतना 40 मीटर दूरी है, 20 सेकंड ले रहा है, तो वहाँ पे स्पीड ना निकाल के हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी लगभग या सेम ही फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जो टर्म्स आएंगे वो भी वेक्टर क्वांटिटी वाले आएंगे। वहाँ पे डिस्टेंस था स्पीड वाले फार्मूले में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बच्चा कहाँ से कहाँ मूव किया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर और टाइम 20 सेकेंड, वही सेम है। तो 21 जा 20, 22 जा 40, यानी वेलोसिटी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, साथ में लिख देंगे इन नॉर्थ डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो यानी दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट कैलकुलेशन में सिंपल है, बस डायरेक्शन आने पर हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट करके दिखाएंगे, और डायरेक्शन नहीं रहेगा तो सिंपली हम लोग स्पीड को दिखाएंगे। वैल्यूज़ में कोई खास चेंज नहीं होगा, कुछ चेंजेस होंगे वो आगे हम लोग समझेंगे कि जब दो अलग अलग स्पीड दी रही हो, कि वो जाते समय इतना स्पीड था, आते समय उसकी अलग स्पीड है, या जाते समय इतना दूरी ट्रेवल किया, आते समय थोड़ा दूरी बढ़ गई, किसी और रास्ते से आया, तो उस केस में थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ सिमिलर है, केवल डायरेक्शन ही एक नया टर्म आ जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप स्पीड और वेलोसिटी को समझ चुके हैं। अब उसी तरह क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। कि कोई ऑब्जेक्ट कुल कितना दूरी चला है और कुल कितना समय ले रहा है, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन में समझाया गया है, न्यूमेरिकल को, एग्जाम्पल को सॉल्व करके समझाया गया। मान लीजिए कि आप 10 मीटर जाते समय, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं दूर किसी टूर पे, 100 किलोमीटर की दूरी पर है,
या छोटी दूरी को मान लेते हैं सिंपल अभी समझने के लिए। 50 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप अपने घर से निकले और बीच रास्ते में पहुँचे 26 किलोमीटर, और उसमें समय लगा आपको 4 घंटे। मान लीजिए 4 घंटे लगा, बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 2 घंटे लगा, तो 2 घंटे लगा 26 किलोमीटर ट्रेवल करने में। फिर बाकी का जो 24 किलोमीटर है, क्योंकि टोटल 50 किलोमीटर डिस्टेंस था, वो उसको ट्रेवल करने में 3 घंटे लगा, क्योंकि स्पीड बढ़ घट सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ट्रैफिक एंड अदर फैक्टर। तो ये पहले 26 किलोमीटर चला, फिर 24 किलोमीटर चला। ये हम दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस तो इतना ही ट्रेवल किया है, 24 + 26, और टाइम कितना लिया, 3 घंटे और 2 घंटे, यानी कुल कितना, 5 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस 26 + 24/1 मिनट, इसको क्लियर लिखा जाए। टोटल डिस्टेंस में क्या आएगा, 26 + 24 टोटल टाइम 3 + 2। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसको और लिखते हैं। अल्टीमेटली ये हो जाएगा 50, ये किलोमीटर में है, मीटर में नहीं, अपॉन 3 × 2 = 5, ये आवर में है, टाइम घंटे में। तो अब इसको काटेंगे, 5 × 5 = 5, 10 × 50, यानी 10 km/h की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, जिससे आप ट्रेवल करते हुए जर्नी पे जा रहे हैं। ये आपके गाड़ी का एवरेज स्पीड है टोटल, क्योंकि बीच में आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ा है घटा है, बीच में आप गैप लिए, ब्रेक लिए हैं, ठीक है, रुके होंगे क्योंकि लंबी दूरी है। तो ओवरऑल टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल कितना समय लगा है, वो ब्रेक जो आप लिए बीच में कुछ चाय नाश्ता या कुछ भी गाड़ी रोक कर किए, वो सारे को इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सारा टाइम आपका ट्रेवल या जर्नी में ही काउंट हो रहा है। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ योर व्हीकल और योर जर्नी, ठीक। ये 10 km/h आ गया। एक एग्जाम्पल हम लोग समझे, तो उसी तरह आपको ये यहाँ पर एग्जाम्पल 8.1 में समझाया हुआ है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। दो अलग अलग डिस्टेंस दिए होंगे, अलग अलग समय दिए होंगे, टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, टोटल टाइम को अपॉन में लिख देंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे। अगर परफेक्ट फैक्टर रहेगा, यानी उसका फैक्टर रहेगा नंबर का, तो इजीली कट जाएगा, फुल नंबर आएगा, फुल इंटीजर, या फिर वो डेसिमल के फॉर्म में आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5.33 मीटर/सेकेंड। तो इस तरह से ये आ सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन, यानी स्पीड में डायरेक्शन आ जाए। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, अगर केवल स्पीड है तब तो वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड में अगर डायरेक्शन का कंडीशन आ जाए तब वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक। तो उसके लिए फिर वेलोसिटी आ जाएगा, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वो चल रहा है ऑब्जेक्ट, वो इंक्लूड हो जाएगा। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसमें क्या दिया है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला दिया है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एवरेज स्पीड तो इजीली निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी की बात होगा, जब डायरेक्शन आ जाएगा, तो शुरू में क्या वेलोसिटी थी, शुरू में किस वेलोसिटी से गाड़ी चल रही थी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फिर फाइनल वेलोसिटी, यानी शुरू में कुछ और वेलोसिटी रही होगी, किसी और इस वेग से चल रहा होगा, बाद में किसी और वेलोसिटी से चलना होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, ठीक। तो ये फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, ठीक। एक मिनट, ये है आपका फार्मूला मैथमेटिकली सिंबॉलिक फॉर्म में
कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू। अब आइए देखते हैं यू क्या है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब होता है कि शुरू में जो उसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो चीज़ दौड़ रही है, चल रही है, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, स्टार्टिंग से जो चल रही है। और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यानी एंड टाइम में उसका क्या कौन सी गति से वो चल रही है, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, u प्लस वी अपॉन टू। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टू। ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है। ठीक है, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये अपॉन में टू। ये मैथमेटिकल फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। अब एक कोई एग्जांपल ऐसे ही हम लोग सोचते हैं, बनाते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे कि मान लेते हैं कोई किसी गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 20 प्लस 30 अपॉन टू। तो आगे क्या होगा, इसको और आगे बढ़ाते हैं, 20 प्लस 30, ये 30 है 30, आ जाएगा 50, 20 प्लस 30 50 हो गया अपॉन टू, 50 अपॉन टू। 50 अपॉन टू को अगर कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में सारी वेलोसिटी दी है तो, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि वो जो ऑब्जेक्ट चल रही है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जो उसका स्पीड है वो स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से चल रही है, और बाद में जब एंड टाइम उसका जर्नी एंड होने वाला है तब उसकी स्पीड क्या हो गई है, वो दोनों को ऐड करना है और अपॉन में टू, यानी टू से उसको डिवाइड कर देना है, तो हमको उनका एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ एक्टिविटीज़ और कॉन्सेप्ट थे। एक्टिविटी 6.6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी इतना समझिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।